जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का सेट संख्या 5 सब्जेक्ट का। मैं बात करूं तो हिंदी कोर पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का बहुत ज़्यादा डिमांड था। बच्चों ने मुझे एसएमएस किया कि सर जो भी क्लास 12 का हिंदी का जो कोर का सेट 5 है, आप क्या करें सर उसका वीडियो बना दें। उसका वीडियो हमें यूट्यूब में नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा सेट है, ऐसे मैं बोलूँगा नहीं, जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कुछ सामान्य निर्देश जो है जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये सामान्य निर्देश क्या है, देख सकते हो। पहला कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही भाषा शैली में क्या करे, उत्तर दे। तो यह उत्तर अपनी भाषा में देना है, इसलिए हम लोगों ने जितने भी आंसर है वो राइट टू हैंड हम लोगों ने किया है, यानी कि हाथ के द्वारा सारा का सारा आंसर लिखा है, जिसको समझने में और उसका आंसर लिखने में क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी होगा। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। दूसरा देख सकते हो कि इस प्रश्न पत्र के 3 खंड है, सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। तो ये देख सकते हो पहला खंड, जैसे कि यहाँ पे उसी तरह कितने आपके 3 खंड है और तीनों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है, ऐसा कहा गया है। अगला देख सकते हो क्या है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपांत में अंकित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह के आपका क्वेश्चन का जो कितना नंबर मिलेगा वो क्या है, अंकित किया गया। इसी तरह सारे क्वेश्चनों पे क्या किया गया, अंकित किया गया है। अगला देख सकते हो कि प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए निर्देश के आलोक पे ही क्या करने देना, यानी कि जिस तरह का निर्देश दिया रहेगा। अब निर्देश यानी आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए उत्तर और प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर देना है। तो टोटल देख सकते हो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर के टोटल 3 प्रश्न क्या है आपको पूछने वाले हैं। और आपको कुल मिलाकर अगर तीनों का सही आंसर देते हो तो आपको कितने मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो पूरा का पूरा आप देख सकते हो गद्यांश है, इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ो। तो गद्यांश में देख सकते हो यहाँ पे कुछ आंसर दिया हुआ है, तो क्या करें आप आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आंसर पे। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है कि शांति के लिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है कि शांति के लिए क्या आवश्यक है। तो आंसर क्या बन सकता है कि शांति तब तक जब तक सुख भाग क्या ना हो, समान ना हो। यानी कि बोलेंगे कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग क्या हो, समान ना हो। यानी कि जब तक सुख समान नहीं होता, सुख दुख समान नहीं होता, तब तक कभी भी शांति जो होता है वो नहीं बना होता, ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि तेजस्वी लोगों की क्या पहचान है। तेजस्वी लोगों की क्या पहचान है। तो देख सकते हो क्या है कि नियोजित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते हैं समर को, है ना। तो जीत या देख सकते हो जीत या कि खुद क्या करे मार के। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि तेजस्वी लोग कौन है, जो लोग जो भी चीज मांगते हैं अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, लड़के छीन लेते हैं तेजस्वी लोग। और अगर लड़के वो जीते और ये अगर नहीं जीते तो क्या करते हैं, खुद को मार के भी क्या करते हैं कि लोग जो होते हैं तेजस्वी बन जाते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हो अगला क्या है कि कौन सा युद्ध निष्पक्ष है। तो स्वतः मांगने से जो नहीं मिले वो क्या है, एक तरह का निष्पक्ष क्या है, युद्ध है, ऐसा कहा गया है। तो आप उसी तरह क्या करो, जो अथवा नंबर का जो गद्यांश आप उसको पढ़ लो। मैं सीधा जाऊंगा इसके आंसर पे। तो देख सकते हो क्या है पहला क्वेश्चन कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार कौन है। तो जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो अपने उपयुक्त चुनाव का क्या करना जानता है। यानी कि उसके लिए जो अच्छा है उस चुनाव का करना जो जानेगा वो सबसे बड़ा क्या है, कलाकार है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ख पे। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है। तो देख सकते हो आंसर क्या होगा कि अच्छी बुरी संगति का चुनाव सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण चुनाव है। यानी कि आप किसके साथ हो किसके साथ नहीं हो, यह चुनाव क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त क्या करना है, शीर्षक लिखना है। तो पूरा का पूरा गद्यांश चुनाव पे था, तो जीवन में चुनाव का महत्व हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका गद्यांश लिख सकते हैं। तो पहला हम लोगों ने खंड पे बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे खंड ख पे। तो खंड ख क्या है, देख सकते हो कि इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम का पूरा खंड है, तो इसको क्या करना है। तो देख सकते हो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या लिख रहा है
कि निम्नलिखित में से किन्हीं क्या करना है कि 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ऐसा कहा गया है। देखिए देख सकते हो क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर क क्या है कि मेरे जीवन का लक्ष्य अथवा लोकतंत्र में चुनाव के विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों ही विषयों पे हम लोगों ने आंसर किया है, यानी कि एक तो मेरे जीवन पे भी हम लोगों ने लिखा है और लोकतंत्र के चुनाव में ही, यानी कि क्वेश्चन नंबर क में से क्या करना है कि आपको मेरे जीवन के लक्ष्य में से या लोकतंत्र के चुनाव में से क्या करना है, किसी एक पे ही क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। तो बात करेंगे आंसर पे, तो मेरे जीवन का लक्ष्य तो क्या है, इसका आंसर देख सकते हो कि हर इंसान का जीवन में कुछ ना कुछ क्या होता है, लक्ष्य होता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर, तो कोई व्यक्ति वकील, तो कोई व्यक्ति टीचर, तो कुछ तो देख सकते हो कुछ, परंतु है ना, कोई कुछ भी बनना चाहता है, परंतु मैं तो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, ऐसा वो लिख रहा है। जो देश की सबसे कठिन नहीं कठिन क्या है कि मैं बोलूंगा कि कठिन है कि ये कैसे, मतलब लोग क्या करते हैं, सबसे कठिन काम जो है वो आईएएस को ही बनना जानते हैं। लेकिन बोलेंगे तो मान्यता है कि किसी चीज को है ना, किसी भी चीज को कठिन नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि कठिन कुछ नहीं होता, सब समझने का क्या है, खेल है। सब क्या है, समझने का खेल है। हमारी बुद्धि का आईएएस बनना यानी अपने कंधे पर देश का, देख सकते हो क्या है, देश का भार लेना, जो सबको क्या होता है, नसीब नहीं होता। वास्तव में आईएएस ऑफिसर देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इस पथ पर चलने में कठिनाई तो होगी, परंतु यदि आप कुछ नीतियों को सही तरीके से अपनाते हैं तो जरूर क्या करते हो कि पास करोगे और क्या बन जाओगे, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। तो जैसे हम लोग बोलेंगे क्या क्या नीति, तो देख सकते हो कि इकोलॉजी है ना, उसको देख सकते हो कि एनवायरमेंट है ना, आर्ट और कल्चर पर क्या करना होगा कि आपको विशेष रूप से क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। देख सकते हो ऐसे हैं कि कई किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक ऐसे क्वालिटी की किताब पढ़े जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, है ना। टॉपिक्स की पढ़ाई के लिए जरूरी है कि आप उससे जुड़े हुए क्या करें, नोट्स बनाएं। तो ये आप कर सकते हो। अगला देख सकते हो कि मॉक टेस्ट से तैयारी कर आप अपनी स्पीड तो बढ़ा ही सकते हैं, बल्कि इसकी मदद से सवालों को जल्दी हल करने की समझ भी बढ़ती है। और नियमित रूप से क्या कर रहे हैं, आपको जो आपकी अखबारें हैं उसको पढ़े, ऐसा कहा जा रहा है। अगले देख सकते हो क्या है कि एनसीईआरटी की किताबों को जरूर पढ़ें। अगर आप किसी विषय को रट रहे हैं तो आप कुछ समय बाद भूल जाओगे, तो इसीलिए घटनाओं के विश्लेषण, आगे देख सकते हो, विश्लेषण करने की आदत डालें, उसको समझने की क्या करें, आदत डालें। इससे आप उसे हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला देख सकते हो कि बस रखे लक्ष्य ऐसा नीति बनाए, ऐसा हर नागरिक आईएएस बनेगा आपके जैसा। तो क्या करें, जिस तरह का आप नीति बनाए हो उस नीति को बरकरार रखोगे तो क्या करोगे, आप आईएएस बन जाओगे। यह पूरा का पूरा हम लोगों ने मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में हम लोगों ने बात कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो लोकतंत्र में चुनाव का बात करें तो चुनाव एक लोकतंत्र राष्ट्र की नींव है। आपको पता है कि लोकतंत्र राष्ट्र क्या है, नींव है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है। चुनाव प्रणाली में लोगों को किसी भी उपयुक्त उम्मीदवार के लिए वोट डालकर अपनी सरकार चुनने का क्या है, अधिकार देता है। आपको पता होगा इस तरह की चुनाव प्रणाली हमारे भारत में है। इस प्रकार से लोकतंत्र में लोक भावना का समावेश क्या होता है, इससे लोक कल्याण प्रकट होता है। क्योंकि आप जब किसी को चुनते हो तो आप अपने भावना को देखकर और उसके कार्य को देखकर चुनते हो, तो कहीं ना कहीं उनके भावनाओं का क्या होता है, समावेश होता है। आगे देख सकते हो क्या है कि लोकतंत्र में जन कल्याण की भावना एक एक करके हमारे सामने कार्य के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। लोकतंत्र का महत्व इसलिए भी है क्योंकि लोकतंत्र में सबकी भावनाओं का सम्मान होता है और सबको अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की क्या होती है, पूरा अवसर मिल जाता है। और इसी तरह हम लोग का चुनाव प्रणाली भी है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली के बारे में बात कर लिया कि यहाँ पे अपने भावनाओं को क्या मिलता है, प्रकट करने का अवसर मिल जाता है।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो अपने क्षेत्र में है ना देख सकते हो कि कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर है ना किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। इस तरह का आपका क्वेश्चन है। तो बात करें आंसर पे, तो पहले आप किस तरह लिखोगे, सेवा में, यहाँ पे दैनिक संपादक महोदय, कहाँ लिख रहे हो, तो दैनिक भास्कर। विषय क्या देख सकते हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था के सुधार हेतु। ये है, आप क्या करना है, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना, चूंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया था तो आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो महाशय, आपको आपके प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के माध्यम से अपने क्षेत्र कानपुर, यहाँ पे कानपुर हो गया, थोड़ा धनबाद लिखिएगा, कि धनबाद में बिगड़ती कानून व्यवस्था की और मानवीय मुख्यमंत्री एवं जल प्रशासन के जिला प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरे गिरिय जनपद में आए दिन सरेआम लूटपाट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। आज आप और हम कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अतः आपके पत्र के माध्यम से हम चाहते हैं कि अविलंब इस समस्या से निपटाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हो और कानून और व्यवस्था की समस्त से निजात दिलाने में क्या करे, अविलंब कृपा करे, यानी कि जल्दी से क्या करे, कृपा करे। फिर देन आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि भवदीय है ना, और आपका विश्वास भाजन, यहाँ पे आपका नाम और आपने लेटर कब लिखा उसके लिए क्या करना है, तिथि लिखना है, और क्या करना है साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना पता लिखना है। बात करेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हो, गौ क्या है कि अपने क्षेत्र में पेयजल के घोर संकट की ओर ध्यान करते हुए है ना संबंधित अधिकारी को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। इस तरह का आपका क्वेश्चन है। तो मैं आंसर क्या दे सकता हूं, सेवा में श्रीमान धनबाद नगर पालिका पारिषद। विषय देख सकते हो क्या है कि पेयजल के संकट के लिए, तो चूंकि यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा लखनऊ हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको धनबाद कर देना है। तो मैं आपका ध्यान धनबाद नगर पालिका पारिषद के अंतर्गत आने वाले मोहल्ले है ना देख सकते हो कि राजाजीपुरम में व्याप्त भीषण जल संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आगे देख सकते हो कि महाशय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 7 महीने से हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन नियमित रूप से जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है, यानी कि ठीक रूप से पूर्ति नहीं किया जा रहा है। प्राय एक दिन के अंतराल से जल की आपूर्ति की जा रही है, यानी कि अल्टरनेटिव क्या हो रहा है, जल की आपूर्ति हो रहा है। कभी कभी तो लगातार 2 दिनों तक भी नलों में पानी नहीं आता। इसके कारण मोहल्ले वासियों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह का क्या है कि हमारे पास सामना आ रहा है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे मोहल्ले की समस्या के देख सकते हो कि निराकरण हेतु है ना यथासंभव कदम उठाए जाए, ताकि क्षेत्र में लोगों को आवश्यक जलापूर्ति किया जा सके। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, भवदीय लिख देना है, और साथ में क्या लिखना है कि आपका विश्वास भाजन, नाम, पता और दिनांक जो है आपको लिख देना है। आपका ये पूरा का पूरा लेटर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो प्रतिदिन प्रतिवेदक का आशय स्पष्ट करें। क्या प्रतिवेदक का क्या करें, आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं और तत्वों को क्या करें, लिखे। तो भाई प्रतिवेदक माने क्या होता है, नोटिस होता है, रिपोर्ट होता है। देख सकते हो क्या है कि वह लिखित सामग्री जो किसी घटना कार्य योजना, देख सकते हो कि किसी घटना कार्य योजना समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, क्या कहलाता है, प्रतिवेदन, या क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। तो रिपोर्ट में क्या होता है कि हम लोग किसी घटना के बारे में, किसी कार्य के बारे में, किसी योजना के बारे में, किसी समारोह के बारे में क्या करते हैं, छानबीन कर बताते हैं। अगर मैं बात करूं इसके विशेषता के बारे में, तो इसका विशेषता क्या है, देख सकते हो सबसे पढ़ा कि प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य क्या होती है, बातें लिखी जाती हैं। एकदम मेन जो होता है पॉइंट वो लिखा जाता है। अगर देख सकते हो क्या है कि प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती है। सारी बातें क्या होता है, सिलसिलावार लिखा जाता है। यानी कि सबसे पहले, जैसे कि मान लो कि सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूं, मैं इसके लिए रिपोर्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, फिर मैं उसको लिखता हूं, फिर मैं बोर्ड में उतारता हूं, फिर कैमरा ऑन करता हूं। इस तरह की जो सीरियल बाय सीरियल जो घटनाएं होती है उसको क्या करना होता है, लिखना होता है। अगर देख सकते हो कि प्रतिवेदन संक्षेप देख सकते हो क्या है कि प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है, बातें विस्तार में नहीं। इसमें जो बातें होती है वो संक्षेप में, छोटे छोटे में लिखा जाता है, संक्षेप में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, संक्षेप में, विस्तार में नहीं लिखा जाता है।
अगर देख सकते हो क्या है कि प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल स्पष्ट हो और उनको समझने में, देख सकते हो क्या है कि समझने में और क्या देख सकते हो क्या है कि समझने में क्या हो, सिर दर्द ना हो, है ना, उनका एक ही अर्थ और क्या हो कि निष्कर्ष हो, यानी कि जो भी कुछ आप लिखोगे तो आसान होना चाहिए, उसको समझने में अच्छा होना चाहिए और उसका लिखने का कोई भी एक ही क्या होना चाहिए, मेन कारण होना चाहिए और दूसरा कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन का क्या है कि बढ़ती विशेषता होती है और एक क्या है, एक अच्छा प्रतिवेदन का एक क्या है, एक रूप है। अगर देख सकते हो क्या है कि प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, इसमें पक्ष, कल्पना और भावना का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ पे आप किसी का पक्ष नहीं लिख सकते हो, कल्पना आपसे नहीं लिख सकते और कोई भी भावना का क्या होता है, किसी तरह का कोई निदान नहीं होता है। अब देख सकते हो आगे क्या लिखा है कि प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जा सकती। प्रतिवेदन में किसी भी लेखक का या किसी भी प्रतिवेदक की जो प्रतिक्रिया है, क्या सोचता है उसके बारे में या क्या नहीं सोचता, वो नहीं लिखा जा सकता। उनमें ऐसी कोई बातें नहीं की जा सकती जिसमें क्या हो सके, भ्रम पैदा हो सके, लोगों को गलत चीज की क्या हो सके, जानकारी हो सके। बात करेंगे अगले पॉइंट पे, तो प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती। यह कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और रोचक होना चाहिए। साहित्यिक से कोनो मतलब नहीं है, आपको सरल क्या करना और आसान ही बनाना है। बात करेंगे अगले विशेषता पे, तो प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर बना सुनने और या पढ़ने वालों के मन में क्या होना चाहिए, खिंच देता है। यह पूरा का पूरा जो प्रतिवेदन होता है, तो जो पढ़ रहा है या जो सुन रहा है उसमें पूरी की पूरी घटना का क्या होना चाहिए, वर्णन हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने खंड ख पे बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं खंड नंबर ग पे। तो ये क्या है, पाठ्य पुस्तक के आधारित पूरे के पूरे खंड है। तो इस पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्य के संदर्भ में क्या करना है, आपको आंसर लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपका ये जो काव्य खंड है क्या, हंसते हंसते छोटे पौधे लघु भर, इस तरह का आपका क्वेश्चन। आप क्या करें, क्वेश्चन को पूरा देख ले, मैं बात करूंगा सीधा का सीधा आंसर पे। तो देख सकते हैं क्या है कि देख सकते हो कि क्या लिखा है कि बादल राग कविता की इन पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार वर्षा होने पर छोटे छोटे पौधे हंसते खिलते हैं, उसी प्रकार क्रांति के आने पर शोषित वर्ग भी यह सोचकर प्रसन्न होने लगते हैं कि उनके शोषण का अंत हो जाएगा। इसी दृष्टि से इन पंक्ति में क्या किया गया है, तो प्रतीकात्मक का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। तो इस पंक्ति में यह कहा गया कि जिस तरह पानी की बूंदों को देखकर फूल हंसने लगते हैं, उसी तरह क्रांति को देखकर जो भी शोषित वर्ग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं, इस तरह का कहा गया है। आगे देख सकते हो अगला पॉइंट क्या है कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इस पूरे के पूरी जो पाठ है, इसमें प्रकृति का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। हाथ हिलाना बुलाना मानवीय क्रिया है, इसमें गतिमय बिंब है। हिल यानी कि लिख में, है ना, देख सकते हो क्या है कि पुनर्रिक्त प्रकाश अलंकार है। हाथ हिलाने में, है ना, अनुप्रस्थ अलंकार है। तो ये पूरा का पूरा है। देख सकते हो कि छोटे पौधे शोषित वर्ग के प्रतीक है। क्या छोटा जो पौधा है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है, उनका मानवीकरण किया गया है ना। विलप रव अर्थात क्रांति का स्वर छोटे लोगों को ही शोभा करता है, ऐसा कवि क्या है, कवि की मान्यता है। आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ख पे। तो क्या है कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत उस कही आशु बाई पद, है ना। इस तरह का पूरा है। आप इसको पढ़ लो, मुझे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो मैं बात करूंगा सीधा का इसका आंसर पे। तो देख सकते हो कि प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति, है ना, राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के, है ना, देख सकते हो कि लकाकांड, है ना, क्या है, लकाकांड से अवतरित है। तो युद्ध स्थल में देख सकते हो कि मेघनाथ ने शक्ति चलाकर लक्ष्मण को क्या कर दिया था, मूर्छित कर दिया था। जब श्री राम को यह बात पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। क्या है, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, भाई को तो तीर लगा है। तो जांबवन ने लंका में रहने वाले सुसेन वेद को इलाज के लिए बुलाने का परामर्श दिया। हनुमान छोटा रूप धारण करके सुसेन को घर सहित उठाकर क्या करते, ले आते हैं। सुसेन ने वहां आकर
पर्वत और औषधि को ना पहचान पाए, अतः पर्वत को ही क्या करते हैं कि उखाड़ लाए। तो मार्ग में भगत से मिले हो, क्या बोलते मिलन हो गया। तो हनुमान जी भरत जी के चरणों में वंदना करके बोले, क्या बोलते हैं देख सकते हो कि वो जो बात है वो बोले। तो व्याख्या क्या है कि नाथ में आप प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा, है नाथ मैं आप, है ना, प्रताप देख सकते हो कि प्रताप हृदय में तुरंत रखकर चला जाऊंगा, ऐसा कहकर और उनकी आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना कर कर हनुमान जी क्या करते हैं चल देते हैं। आगे देख सकते हो क्या है कि भरत जी के है ना भुजाओं के बल, भरत जी की भुजाओं के देख सकते हो कि बलशील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की ही मन में देख सकते हो कि बारंबार सराहना करते हुए देख सकते हो क्या लिखा है कि पवन सुत हनुमान जी चले जा रहे हैं और वो मन में सोच रहे हैं कि भरत जी से मुझे प्यार मिल गया, राम जी का प्यार है, लक्ष्मण जी का प्यार है और मैं जा रहा हूं, इस तरह की बातें वो सोच कर क्या करते जाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के क्या करने उत्तर देने, तो हम लोग क्या करेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि बादल राग कविता में कवि ने है ना अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा है। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो इसमें कवि ने बादल को विलप व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। देख सकते हो कि व्याख्या क्या है कि कवि कहता है क्या है पूरा का पूरा व्याख्या करता है। तो भाई अट्टालिका क्यों कहा है आपको समझ में आ गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्या देख सकते हो कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलप में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू क्या है देख सकते हो रखा गया, उसके बारे में आपको क्या करना है लिखना है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो कि शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उनकी यह दशा देखकर राम भावुक हो उठे, वे आम आदमी की तरह क्या कर रहे थे विलप करने लगे थे, रोने लगे थे। वे लक्ष्मण को वन में लाने के लिए स्वयं को क्या कर रहे थे दोषी मानते थे और वो क्या कर रहे थे दोषी मान रहे थे। वे नारी हानि को देख सकते हो कि भातृ हानि के समक्ष कुछ नहीं मानते थे, यानी कि जिस तरह सीता मैया का हरण हो गया तो उनकी जो नारी हानि हुई उस हानि को वो भातृ हानि से क्या करते थे कम मानते थे। वे शोक व ग्लानि से पीड़ित थे और वो पूरे के पूरा शोक में क्या करते डूब गए थे। उनकी सारी संवेदनाएं आम आदमी की तरह क्या हो गई थी प्रकट हो रही थी, एकदम आम आदमी की तरह क्या कर रहे थे वो काम कर रहे थे, रो रहे थे, बाकी सब कठिनाई कर रहे थे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि रुबाइया के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चों को प्रसन्न कराने के लिए क्या क्या उपाय किया जा रहा था, इस तरह का आपका क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो माँ बच्चों को स्वच्छ जल से नहलाती है, पानी के देख सकते हो कि पानी के छलकने से बच्चा क्या हो रहा था प्रश्न हो रहा था, तो नहाती थी जो पानी छलकता था उससे क्या कर रहा था बच्चा प्रश्न हो जाता था। दूसरा, माँ बच्चे के उलझे हुए बालों में क्या करती थी कंघी करती थी, तो उससे भी क्या होता था कि बच्चा खुश हो जाता था। देख सकते हो आगे कि जब माँ बच्चों को अपनी घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती, तब वह देख सकते हो क्या है कि तब वो अपनी माँ को देखकर क्या करने लगता था पूरा का पूरा हंसने लगता था, तो वो भी क्या है कि वो खुश हो जाता था। आगे देख सकते हो क्या है कि बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार से देखता था और वो क्या हो जाता था खुश हो जाता था। तो प्रश्न किस तरह से होता था हम लोगों ने कर दिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो निम्नलिखित में से क्या करना है किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जीजा ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से क्या किया है कि सही ठहराया है। तो देख सकते हो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि लेखक के दृष्टि के विपरीत जीजा ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने की बिल्कुल सही ठहराया है। उनका तर्क था कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले उसे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। हम यह पानी का क्या कर सकते हैं कि आराध्य चढ़ाते हैं, यानी कि हम लोग क्या करें आराध्य चढ़ा रहे हैं। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसे पहले देंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि पाएंगे कैसे, ऐसा उनका मानना था। तो देख सकते हो क्या लिखा है कि पहले त्याग करो फिर फल पाने की आशा करो। त्याग उसी वस्तु का मान्य होता है जिसकी तुम्हें भी बहुत आवश्यकता है, तो पाने की भी
क्या होनी चाहिए, यही स्थिति होनी चाहिए। तो जीजा ने खेत में गेहूं की अच्छी फसल, देख सकते हो क्या है कि अच्छी फसल पाने के लिए अच्छे बीजों को खेतों में डालने का तर्क देकर भी अपने बात इंदर सेना पर पानी फेंकने बात को क्या कहा कि सही ठहराया है। ये पूरा का पूरा घटना हम लोगों ने बात कर ली। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्या है कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो आंसर क्या है कि ढोलक की आवाज सुनकर लोगों को प्रेरणा तथा सहानुभूति मिलती थी। मृत्यु के भय से, देख सकते हो कि भय से, है ना, आक्रांत लोग, है ना, कि जो लोग पूरे के भय से हो गए थे आक्रांत लोग, है ना, देख सकते हो कि अर्ध चेतना, माना वो लोग चेतना से क्या होते पूरे के पूरे दूर हो गए थे, है ना, अवस्था में पड़े लोग, जिंदगी से हारे लोग ढोलक की आवाज से जी उठते थे, है ना। रात की, देख सकते हो कि क्या है कि विभीषिका उन्हें आक्रांत नहीं कर पाती थी, उनको डरा नहीं पाती थी, उनको जिंदा रखती थी। जब तक ढोल बजता था उनकी आंसू से भरी आंखें उसे सुनकर चमक उठती थी। मृत्यु का भय इस आवाज से चला जाता था और जीवन का क्या होता था, संचार होता रहता था। तो इस तरह का पूरा प्रभाव देखा गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो लेखक के माता से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, कि दास्ता के क्या क्या है कि पूरा का पूरा इसका व्यापक परिभाषा बोल रहा है। देख सकते हो आंसर क्या है कि लेखक के माता अनुसार, यानी कि मत के अनुसार, है ना। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ दो, थोड़ा मैंने पढ़ने में दिक्कत किया कि लेखक के मत से दास्ता की व्यापक क्या है, परिभाषा क्या है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो क्या है कि लेखक के मतानुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा यह है कि जिसमें किसी को इस प्रकार की स्वतंत्रता ना देने कि वह अपना व्यवसाय चुन सके, है ना, इस तरह का। इसका सीधा अर्थ उसे दास्ता में जोड़कर रखना होता है। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जाता, बल्कि दास्ता में वह स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी प्रावधानता न होने पर भी पाया जा रहा है कि दास्ता जो है वो पाया जा रहा है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्या है कि तुलसीदास, क्या है कि तुलसीदास अथवा धर्मवीर भारती की किन्हीं दो रचनाओं का क्या करना, नाम लिखना है। तो तुलसीदास का क्या है, रामचरितमानस, और क्या है कि कवितावली। उसी तरह धर्मवीर की क्या है कि सपना अभिका, है ना, सपना अभिका, और दूसरा क्या है कि अंधा युग। ये क्या है, इसका दो प्रसंग, और इसका हम लोगों ने दो जो है हम लोग लेख के बारे में बात किया। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि जून का कथानायक किशोर विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोतक का कहानी है, किस आधार पे कहा गया, इसके बारे में आपका आंसर है। तो मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो कि जून शीर्षक, देख सकते हो कि में कथा नायक की, है ना, देख सकते हो कि संघर्ष से प्रवृत्ति का बोध होता है। दादा द्वारा पाठशाला से रोक लाने के बाद, है ना, वह चुप नहीं बैठता। दादा वह देसाई सरकार के सामने जिस दृढ़ता से अपनी बात रखता है और दादा को देख सकते हो क्या लिखा है कि दादा को आश्वस्त करता है तथा अपने ऊपर लगे आरोप का उत्तर देता है, उससे नायक की जुझारू प्रवृत्ति का बोध होता है ना। पाठशाला की विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने में भी उसे जूझना पड़ता है ना। देख सकते हो कि लगन व परिश्रम के कारण, है ना, देख सकते हो कि मॉनिटर के बराबर, है ना, सम्मान पाने लगा तथा स्वयं कविता लिखने लगा। यह नायक की जूझ का ही क्या देख सकते हो परिणाम है, जो निश्चय ही नवयुवकों के लिए क्या है, प्रेरणादायक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या था कि जूझ के शीर्षक के अनुसार जो मेघ कथा था उसके बारे में, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा आंसर को पढ़ लिया। बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि पाठशाला में प्रथम दिन लेखक को क्या अनुभव हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो बात करेंगे आंसर का। तो देख सकते हो क्या है कि दत्ता जी के कहने पर आनंद फिर से 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। उसके नाम के आगे 5वीं नापास की टिप्पणी लगी हुई थी, यानी कि नहीं पास हुआ था। पहले दिन उसे उन्हीं लड़कों ने पहचाना जो उसी की
गली के थे। आनंद को यह सब बुरा लगा। उसने सोचा कि उसे उन लड़कों, देख सकते हो, के साथ बैठना पड़ेगा जिन्हें वह मंदबुद्धि समझता था। उसके साथ के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगा था। इस प्रकार आनंद का पाठशाला में पहला दिन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। अब इसी का एक अथवा का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि एन के जन्मदिन पर उसे कैसे उपहार मिले थे। तो 13वें जन्मदिन पर उपहार के तौर पर लाल और सफेद चोखनी वाली एक डायरी, क्या है कि लाल और सफेद चोखाने वाली क्या थी, एक डायरी, क्या है, मिस्टर जो एन है उसको मिला था। तो इसी तरह हम लोगों ने सेट 5 का पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आगे अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है किसी सेट में तो आप बताएं, फिर मैं क्या करूंगा वो सेट का भी मैं क्या करूंगा वीडियो बना दूंगा। तो नए हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।